नमस्कार। आइए आज के इस डीप डाइव विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे वायरल पॉलिटिकल मूवमेंट की तह तक जाएंगे जिसने पिछले कुछ दिनों में सबका ध्यान खींचा है। एक सवाल पूछा गया, जवाब सीधे तौर पर नहीं मिला, और फिर एक ऐसी तीखी बहस शुरू हुई जिसने पूरे इंटरनेट को घेर दिया। लेकिन हम सिर्फ उस वायरल घटना पर नहीं रुकने वाले, बल्कि उसके पीछे छिपी मीडिया की उन वास्तविकताओं को भी अनपैक करेंगे जो अक्सर टीवी डिबेट्स के शोर में दब जाती हैं। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। और इस पूरे विषय को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करेंगे। शुरुआत करेंगे नॉर्वे की पत्रकार के उस सवाल से, फिर समझेंगे प्रधानमंत्री की कम्युनिकेशन स्टाइल को, उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का एक तथ्य आधारित विश्लेषण होगा, भारतीय मीडिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे, और आखिर में बात करेंगे एक लोकतंत्र में हम नागरिकों की जिम्मेदारी के बारे में। तो पहला हिस्सा, नॉर्वे की पत्रकार का सवाल। चलिए सीधे उस घटना पर आते हैं जिसने इस पूरी राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं था, नॉर्वे में एक प्रेस मीट चल रही थी जहां वहां की एक पत्रकार ने सीधे प्रधानमंत्री से मानवाधिकारों को लेकर एक सवाल पूछा। अब प्रधानमंत्री ने उस वक्त उसका सीधा जवाब नहीं दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये पूरा वाकया सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, यानी पूरी तरह वायरल हो गया। उस पत्रकार के फॉलोअर्स रातों रात हजारों में बढ़ गए। बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने उनके वीडियो को शेयर किया और एक सिंपल सा अनसुना सवाल एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट बन गया। इस पूरी वायरल घटना से दो बड़े और अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला, प्रधानमंत्री प्रेस के सवालों का सीधा जवाब आखिर क्यों नहीं देते, और दूसरा, भारत की मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतने निचले पायदान पर क्यों आती है। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन दोनों सवालों के इर्द गिर्द दिए गए तर्कों को अच्छे से समझेंगे। तो आइए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की संचार शैली यानी उनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट यहां निकल कर आता है, संदेश बनाम संवाद। ऐसा विश्लेषण किया गया है कि प्रधानमंत्री का झुकाव संदेश की तरफ ज्यादा है, मतलब मन की बात, बड़े भाषण या एडवाइजरीज के जरिए एक तरफा संचार करना। दूसरी तरफ होता है संवाद, जिसमें ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग का मौका मिलता है, जो उनके अप्रोच में थोड़ा कम नजर आता है। लेकिन इस पर सरकार का तर्क क्या है? उनका कहना है कि उन्होंने कम्युनिकेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, यानी विकेंद्रीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि सारी जानकारी देने की जिम्मेदारी किसी एक नेता के पास न रखकर अलग अलग स्पेशलाइज्ड अधिकारियों को सौंप दी गई है। जैसे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अपनी अपनी प्रेस ब्रीफिंग संभालते हैं और वहां हर सवाल का जवाब देते हैं। इस मुद्दे पर पैनल ने कुछ बड़े काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं। अगर हम डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग जैसे नेता भी विदेश दौरे पर अक्सर सिर्फ अपना स्टेटमेंट देते हैं। वहां हर सवाल का जवाब देना उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं होता। और एक बहुत ही रोमांचक तथ्य यह है कि नॉर्वे में उस पत्रकार के सवाल का जवाब बाद में हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल दिया था। साथ ही जिस नॉर्वे की पत्रकारिता पर बहस हो रही है, उसी नॉर्वे ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया है। चलिए अब दूसरे सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे की तरफ रुख करते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये वही रिपोर्ट है जिसको लेकर टीवी और सोशल मीडिया पर हमेशा गर्मा गर्म बहस होती है। अब इस आंकड़े को जरा ध्यान से समझिए। 54 लाख बनाम 140 करोड़। नॉर्वे की कुल आबादी सिर्फ 54 लाख है, जबकि हमारी आबादी 140 करोड़ को पार कर चुकी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंटरनेशनल इंडेक्सेस इतने बड़े और जटिल डेमोग्राफिक अंतर को सही से माप सकते हैं? मतलब एक 54 लाख की आबादी वाले देश का पैमाना एक 140 करोड़ की विविधता भरी आबादी पर सीधे तौर पर कैसे लागू किया जा सकता है? और इसकी मेथोडोलॉजी यानी इसका तरीका तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इंडेक्स में कुल 198 देशों को रैंक किया गया है, जिसमें भारत को 157वीं रैंक मिली। लेकिन क्या पता है इसके लिए कितने पत्रकारों का सर्वे हुआ? सिर्फ 150। पैनल ने इस बात पर काफी चिंता जताई है कि पूरी दुनिया की मीडिया और खासकर भारत जैसे विशाल देश का आकलन करने के लिए ये 150 लोगों का सैंपल साइज सच में बहुत छोटा है। पैनल ने इसके बारे में एक और चौंकाने वाली बात पॉइंट आउट की है। अगर इस इंडेक्स को बनाने वाली संस्था की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां होम पेज पर ही वर्तमान सरकार और हिंदू राइट विंग नेतृत्व को एक बेसलाइन के रूप में फ्रेम किया गया है। तो यहां तर्क ये दिया गया है कि शुरुआत से ही इस तरह की वैचारिक शब्दावली का इस्तेमाल कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ये इंडेक्स पहले से ही किसी तयशुदा नैरेटिव या पूर्वाग्रह पर आधारित हो सकता है। इंडेक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम सीधे अपने देश के मीडिया परिदृश्य के भीतर चलते हैं।
आइए देखते हैं कि डोमेस्टिक न्यूज स्पेस किन सिस्टमैटिक दबावों का सामना कर रहा है। आजकल मीडिया जिस आर्थिक चक्रव्यूह में फंसा है वो बहुत सीधा है। चैनल्स को चलने के लिए चाहिए विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स। विज्ञापन किस आधार पर मिलते हैं? व्यूज और टीआरपी पर। और व्यूज कैसे आते हैं? अक्सर सनसनीखेज और मसालेदार खबरों से। तो ये एक कड़वी सच्चाई है कि मीडिया का बर्ताव उसके आर्थिक अस्तित्व और ऑडियंस मैट्रिक्स बटोरने की अंधी दौड़ से तय हो रहा है। इस मुद्दे पर पैनल ने एक बहुत ही भेदक ऑब्जर्वेशन दिया, जिसे सुनकर शायद लगेगा कि हाँ, बात तो सही है। कोट ये है कि अक्सर न्यूज़ एंकर्स खुद ही पैनलिस्ट बन जाते हैं और 25 मिनट के शो में 15 मिनट तो सिर्फ एक खास नैरेटिव को आगे बढ़ाने में निकाल देते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे आजकल प्राइम टाइम शोज में से ऑब्जेक्टिविटी कहीं गायब हो गई है। लेकिन इस सनसनीखेज पत्रकारिता के नतीजे काफी गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं। जैसे मुंबई हमलों के दौरान मीडिया की लाइव कवरेज ने अनजाने में ही आतंकियों के हैंडलर्स की मदद कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बेहद संवेदनशील मिलिट्री ऑपरेशंस में वक्त से पहले सनसनी फैलाने से भारी नुकसान हुआ। यहां तक कि कई बार अदालतों को नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने के लिए मीडिया हाउसेस को कड़ी फटकार लगानी पड़ी है। तो समझिए, ये सिर्फ टीआरपी का खेल नहीं है, इसके असली और गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे मूल हिस्से पर आते हैं। लोकतंत्र में आम जनता और विपक्ष की क्या भूमिका होती है और हमारा क्या फर्ज बनता है। यहां सोर्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझाया है। एक तरफ है सरकार का विरोध, जिसमें गरिमापूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और नीतियों में पारदर्शिता की मांग की जाती है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन दूसरी तरफ है देश का विरोध, जैसे पॉलिटिकल बहस में अपनी ही इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह देना या नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े करना। यानी रचनात्मक विरोध और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींची जानी चाहिए। इसको समझने के लिए इजराइल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर गए थे तो वहां के विपक्षी दलों ने, जो कि अपनी सरकार का कड़ी टक्कर से विरोध कर रहे थे, उन्होंने फॉरेन डेलीगेट्स के सामने अपना बॉयकॉट बिल्कुल रोक दिया। उन्होंने बाहरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि जब बात राष्ट्रीय मुद्दों की होती है तो हम सब एक हैं। ये दिखाता है कि घरेलू राजनीतिक विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी परिपक्वता के साथ हैंडल किया जा सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है, वो इस कोड में बिल्कुल सटीक बैठता है। एक राजनेता की सराहना उनके द्वारा किए गए विधायी कामों और पूछे गए सवालों पर कीजिए, न कि उस महंगी एंडेवर गाड़ी पर जिसमें बैठकर वे आते हैं। ये हम सभी मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। हम जैसी डिमांड करेंगे वैसा ही सिस्टम बनेगा। हमारी सक्रिय और कंस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया ही ये तय करती है कि हमारे नेता और हमारे पत्रकार आखिर होंगे कैसे। तो आज इस विश्लेषण को हम एक बेहद जरूरी सवाल के साथ यहाँ छोड़ते हैं। क्या हम नागरिक पैसिव बनकर बस इस मीडिया सेंसेशनलिज्म को चुपचाप बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर एक जिम्मेदार वोटर की तरह हम आगे बढ़कर एक रचनात्मक, गरिमापूर्ण और सच्चे लोकतांत्रिक संवाद की मांग करेंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि आखिर में किसी भी लोकतंत्र का भविष्य उस देश के नागरिकों पर ही निर्भर करता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।